हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव। हमने डीबीटी के पीवाईक्यू करना शुरू किया है, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। एंड हमारे डीबीटी के पीवाईक्यू चल रहे हैं फॉर टेक्निक्स, राइट। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाइल वर्किंग इन द लैब यू फॉरगॉट टू कीप एंजाइम्स बैक इन द फ्रिज। मतलब सपोज कीजिए कि आप एक लैब में काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारे रिएजेंट बाहर रखे हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ जो एंजाइम है, वापस जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो उनको वापस रखना आप फ्रिज में भूल गए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल बी लीस्ट अफेक्टेड ऑन बीइंग लेफ्ट आउटसाइड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो एंजाइम्स को आपने रूम टेम्परेचर पे बाहर छोड़ दिया था, उनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम होगा जिस पर सबसे कम अफेक्ट होगा। मतलब अभी भी उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो एक्टिविटी है, वो अभी भी मेंटेन रहेगी। तो इन चारों में से कौन सा एंजाइम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि एंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, अदरवाइज वो अपनी एक्टिविटी को लूज कर देते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। बट ये आपको पता है ये आंसर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम जो है टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, और टैग का फुल फॉर्म ही बताता है कि ये कितना थर्मोस्टेबल है। टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्मस एक्वेटिकस। मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, हमने एक थर्मस एक्वेटिकस से इसे एक्सट्रैक्ट किया है, जिसके पास क्या होता है, ये थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल का मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर को झेल सकता है ये। तो यानी कि हाई टेम्परेचर पे भी इसका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री से भी ज्यादा ऊपर होता है, यानी 100 डिग्री से भी ज्यादा अगर आप इसको प्रोवाइड करते हैं तो भी ये एंजाइम जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, एकदम उसकी एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर रहेगी, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये खुद बहुत ही हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है, ठीक है। तो इससे जो ऑब्टेन होने वाला या एक्सट्रैक्ट किया है जो हमने एंजाइम, जो कि हमारा थर्मो टैग डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम क्या करते हैं, पीसीआर, मतलब बाहर आप जो है आउटसाइड या इन विट्रो कंडीशन में आप डीएनए पॉलीमरेज की तरह यूज करते हो रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। या आप बोल दो कि डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए, राइट। तो हम क्या, तो ये जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा टॉलरेट कर पाता है, तो इसलिए ये एंजाइम जो होगा वो रूम टेम्परेचर में भी एकदम एक्टिविटी इसकी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द मेथड्स यूटिलाइज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से मेथड्स है जिसकी मदद मदद से हम प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। तो आपको पता है कि एक प्रोटीन होता है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, सिर्फ अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, ठीक है। सेकेंडरी में हम क्या पढ़ते हैं, अल्फा हेलिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। बीटा प्लीटेड शीट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं, और भी हम पढ़ते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, राइट। और टर्शरी स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, हम डोमेन्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स के बारे में बोलते हैं, डिफरेंट तरह के कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनके बारे में, ठीक है। और फोर्थ में हम क्या पढ़ते हैं, सब यूनिट्स देखते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन में ये हो गया। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, यानी कि इस डायरेक्शन, इस 3D स्ट्रक्चर को अगर प्रोटीन का डिटरमाइन करना चाहती हूँ, तो मुझे इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी होती है, वो 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकती है, ठीक है। कार्यो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कार्यो का मतलब क्या है कि जो हमने फ्रीज करके देखा है कोल्ड टेम्परेचर पे, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी हम 3D स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं प्रोटीन का। एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि NMR, ये टेक्निक की मदद से भी हम प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अपना, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये करेक्ट है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि ये सारे के सारे जो है 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन का, ठीक है। ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आए कि 3D स्ट्रक्चर कौन डिटरमाइन नहीं करता है, ठीक है, कौन डिटरमाइन करता है, या 2D स्ट्रक्चर का पूछ ले और आपको ऑप्शन में ये सारे दिए हो, तो आपको पता होगा कि ये तो सब 3D के लिए, तो जो बचा ऑप्शन है वो 2D को डिटरमाइन करता होगा, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। अब आपको इसमें से इनकरेक्ट पेयर को ढूंढना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन डीबीटी के ही हैं, डीबीटी पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है। हम वन बाय वन इनको डील कर रहे हैं।
तो अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डीएनए फुटप्रिंटिंग पढ़ाई थी, और डीएनए फुटप्रिंटिंग में हमने क्या डीएनए 1 एंजाइम के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो किस पे एक्ट करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों पर ही एक्ट करता है। और किस तरीके से एक्ट करता है? ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है कि ये रहा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को अब क्या करेगा? ये अंदर की तरफ से कहीं भी कट कर सकता है, ठीक है। और अगर ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो एंडोन्यूक्लियस कहाँ कहीं पे भी अंदर की तरफ कट कर सकता है, सिर्फ एंड्स पर या बाहर की तरफ कट नहीं करेगा, क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियस है, अंदर कहीं भी कट कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिससे कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिया है उसमें बोला है कि डीएनए 1 क्लीव करता है सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। तो क्या आपको लगता है ये ट्रू है? नहीं, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे भी काम करता है और डबल पे भी काम करता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो अगर आपने पहले की क्लास में डीएनए फुटप्रिंटिंग में मैंने डीएनए 1 के बारे में बताया था, अगर आपने वहां से नॉलेज गेन कर लिया हो तो आपको ये आंसर बहुत ही आसानी से मिल सकता है कि यही जो है इनकरेक्ट पेयर है, और इन्होंने यही पूछ लिया है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो आंसर 1 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से सीखने वाली बात यह है कि आपको अपना राइट आंसर तो मिल गया, लेकिन अब आपको ये सारे एंजाइम के बारे में भी देख लेना है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है, एकदम सही बात। डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम निक ट्रांसलेशन में भी पढ़ते हैं, एकदम सही बात। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम होता है कि वो 5 प्राइम फॉस्फेट को रिमूव करता है डीएनए से, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप क्या कर सकते हो? इन तीनों एंजाइम्स के बारे में आप यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो, ठीक है। अभी तो ये याद हो गया, नेक्स्ट टाइम कोई और क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होगा कि आपको ये चीजें अगर पता रहेंगी तो अगर कोई अननोन आएगा तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब ये क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन ना है क्लोनिंग का है, ठीक है। अगर आपको क्लोनिंग नहीं आती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो भी आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। अब यहाँ पे क्या है? डाइजेशन ऑफ अ 5 kb डीएनए, लीनियर डीएनए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इस तरीके से 5 kb का एक लीनियर डीएनए, ठीक है। विथ बैम H1 लीड टू द जनरेशन ऑफ 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ साइज दिस और दिस। मतलब अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, इस 5 kb के डीएनए को आपने क्या किया, बैम H1 से कट किया और आपको 2 फ्रेगमेंट मिले, ठीक है। देखिए, अब ये लीनियर डीएनए, आपको 2 फ्रेगमेंट कब मिलेंगे? जब यहाँ पे ऐसे सिंगल कट लगे हो, सही बात है ना। तो अब जब सिंगल कट लगा तो एक फ्रेगमेंट आपको ये वाला मिला और दूसरा फ्रेगमेंट आपको ये वाला मिला, ठीक है। और दोनों फ्रेगमेंट के साइज कैसे? एक का साइज है 2 kb और दूसरे का साइज है 3 kb। तो मान लेती हूँ मैं ये 2 kb है और ये 3 kb है, ठीक है। और दोनों को टोटल किया तो कितना? 5 kb आ गया, ठीक है। While digestion of the same DNA with Hind3 generate 3 fragments। अब क्या बोल रहे हैं कि इसी सेम डीएनए को, मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसी सेम डीएनए को हमने Hind3 से डाइजेस्ट किया और मुझे 3 फ्रेगमेंट मिल रहे, 1 2 और 3। तो मैं डाइजेस्ट कर लेती हूँ, 1 2। देखिए, अब मुझे 3 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब कट कितने? 2 लगे होंगे, 1 2। तभी मुझे एक फ्रेगमेंट ये मिला, दूसरा फ्रेगमेंट मुझे ये मिला और तीसरा फ्रेगमेंट मुझे ये मिला, ठीक है। 2 कट लगे इसीलिए 3 फ्रेगमेंट मिले। तो इनका साइज क्या है? 0.7 kb बताया है, इसमें 0.8 kb है, मान लेते हो। अभी मैं रेंडमली लिख ले रही हूँ और यहाँ पर 3.5 kb हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। अब इन सबको टोटल करोगे तो आपका टोटल 5 kb ही आना चाहिए, ठीक है। When the same DNA is cut with both। अब क्या बोल रहे हैं? पहले इन्होंने इंडिविजुअली कट किया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले बैम H1 से कट लगा दिया और यहाँ पर इन्होंने Hind3 से कट लगवाया, यहाँ पर भी Hind3 से कट लगवाया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, बोथ यानी कि दोनों से कट लगवा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उनको इस तरह के फ्रेगमेंट्स मिले। अब ये पूछ रहे द राइट ऑर्डर ऑफ द रिकॉग्निशन साइट फॉर द 2 एंजाइम्स। तो इन एंजाइम्स का राइट ऑर्डर क्या है, यानी जो इनमें रिकॉग्निशन साइट है
तो वो राइट ऑर्डर क्या है, बैम H1 का साइड और हिंद 3 का साइड कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब इन्होंने क्या किया, जब हमने दोनों से डाइजेशन करवाया, मान लीजिए बैम H1 तो मैंने यहाँ पर ही रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इतना हो गया मेरा 2 kb का, और ये मेरा हो गया 3 kb का, ठीक है। अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने हिंद 3 से कट लगवा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने हिंद 3 से कट लगवा दिया, क्योंकि इन्होंने बोथ बोला है। अब जब हिंद 3 से कट लगवाया तो ये वाली साइड, ये, और मुझे कुछ इस तरीके के फ्रेगमेंट मिले, ठीक है। तो ये वाला जो हिंद 3 से कट लगने पे मुझे तो ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा और ये वाला फ्रेगमेंट, और ये तो ज्वाइन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो बैम H1 से कट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंद 3 से कट लगा तो मुझे मिला 0.7। अगर मैं इसी वाली चीज को लेके चलूं तो ये हो गया मेरा कट लगने पे 0.7, और यहाँ पे 0.8, जो कि मुझे एज इट इज दिया है 0.7 0.8, मतलब इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आया। चेंजेस कहाँ आए हैं, बीच वाले में 3.5 kb का, क्योंकि जब बैम H1 ने भी कट करवा तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 kb और 3 kb मिला। तो यहाँ पर भी हम मान सकते हैं कि बैम H1 ने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। अब जब उसने यहाँ पे कट किया तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपको 1.3 मिल गया हो और ये 2.2 kb मिल गया हो। तो यहाँ पर टोटल मुझे 3.5 kb था, तो क्या मैं 1.3 को प्लस 2.2 को ऐड करूंगी तो कितना आना चाहिए, 3.5, यानी ये 3.5 एकदम सही बता रहा है, ठीक है। अब लेकिन बात इतनी है कि मुझे यहाँ पे जब हमने बैम H1 ने कट किया तो ये पूरा 2 kb होना चाहिए। तो देखिए क्या 0.7 और 1.3 2 kb बना रहा है, तो ये हो गया 7 8 9 10 और 1, ये तो ये हो गया, ये पूरा आपका 2 kb का फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के 3 kb आना चाहिए, क्यों, क्योंकि बैम H1 जब कट करता है तो ये पूरा 3 kb होना चाहिए। तो आप देख लीजिए 2.2 0.8 क्या पूरा का पूरा 3 kb आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया यस 3 kb। तो ये पूरा फ्रेगमेंट क्या हो गया, 3 kb का हो गया। तो हमने जो यहाँ पर प्रिडिक्ट किया कि इस तरीके से कट हो सकता है वो एकदम सही निकला, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए अब कुछ, अब हम स्टेटमेंट वाइज चलेंगे कि वन हिंद 3 साइड बिटवीन 2 बैम H1 साइड। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि हिंद 1 की एक साइड है, पर आपको हिंद 1 की कितनी साइड देख रही है, 2, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड, 2 हिंद साइड, अब ये बोल रहा है कि हिंद 3 की 2 साइड है फॉलोड बाय 1 बैम H1, मतलब पहले हिंद 2 का 2 साइड है, मतलब हिंद 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर बैम H1 है, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में 1 बैम H1 साइड बिटवीन 2 हिंद 3 साइड, मतलब बैम H1 का एक ही साइड है हिंद 3 के बीच में। हिंद 3 का बैम H1 का एक साइड है, हिंद 3 का 2 साइड है, और बैम H1 कैसे, बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है ना। आपको भी यही दिख रहा है, जो हमने प्रेडिक्ट किया उस हिसाब से तो हमारा यही आंसर आ रहा है। अब इसमें बोल रहे 2 बैम H1 साइड, तो देखिए बैम H1 का तो एक ही साइड है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से जो प्रेडिक्ट किया उसके हिसाब से ये एकदम सही है। अब इसको क्या है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमने ये जो किया है एकदम सही है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following method first ionizes a protein before separation and detection? मतलब इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो सेपरेशन और डिटेक्शन से पहले प्रोटीन्स का आयोनाइज करती है, यानी कि उनके आयंस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो गया आपका NMR टेक्निक, जिसमें आयोनाइज नहीं किया जाता है। ये है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, इसमें भी नहीं करते हैं, फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी नहीं करते हैं। एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक होती है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन्स को आयोनाइज किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसका सेपरेशन और डिटेक्शन होता है। हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मास बाय चार्ज रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो यही टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन को आयोनाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक यूज टू लोकेट स्पेसिफिक जीन्स इन क्रोमोसोम इज।
अगर आपको कोई स्पेसिफिक जीन देखना हो क्रोमोसोम में, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये एक पूरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में कोई स्पेसिफिक जीन, मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है आपको चेक करना है, तो इसमें द टेक्निक यूज टू लोकेट स्पेसिफिक जीन, तो स्पेसिफिक जीन की स्टडी करना हो या इसको पता करना हो इस स्पेसिफिक जीन को क्रोमोसोम में, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, आप यूज करोगे इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जिसको अगर मैं यहाँ पे फिश भी बोल सकती हूँ। फिश का मतलब होता है फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी आप क्रोमोसोम का पैटर्न देखना चाहोगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखना चाहोगे, क्रोमोसोम्स की जीन, यानी कि क्रोमोसोम में होने वाले डिफेक्ट, डिसीज या किस तरह का कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है, तो जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो हम मोस्टली जो है फिश टेक्निक को यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन विच इज फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेकंड है। वेस्टर्न ब्लॉट में हम प्रोटीन्स देखते हैं, ठीक है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेक करते हैं, ठीक है। डॉट ब्लॉट टेक्निक क्या होती है, ये एक तरह से अलाइजा टेक्निक ही होती है जो हम मेम्ब्रेन पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अलाइजा की टेक्निक मेम्ब्रेन पे परफॉर्म करते हैं, तो वो होता है डॉट ब्लॉट टेक्निक, ठीक है। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में आप कॉलोनी का फॉर्मेशन देखते हो, तो आपके पास कौन सी टेक्निक बच के आ गई है, ये वाली, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने अगेन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे कि हमारे और कौन कौन से टेक्निक से पीवाईक्यूज पूछे जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। इसमें हमने जितने टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया है, आप उसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि हम धीरे धीरे जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप जो है ये सारी चीजों को याद करते हुए चल रहे हो, है ना, समझते हुए चल रहे हो, तभी तो इम्पोर्टेंट होगा, तभी तो आपके एग्जाम में ये सारी चीजें यूजफुल होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, हैप्पी एंड स्माइल। ओके, बाय बाय।